बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। ये होता है जब आप अवाम के हकीकी नुमाइंदों से इक़्तिदार ज़बरदस्ती छीन कर कठपुतलियों के हवाले कर दें, उन लोगों के हवाले कर दें जिनका उस इक़्तिदार पर हक़ नहीं बनता था या जिसके लिए अवाम ने उनको वोट नहीं दिया था। अवाम वोट किसी और को दें और इक़्तिदार किसी और को मिल जाए तो फिर ये होता है, क्योंकि जो इक़्तिदार का हिस्सा होता है वो समझता है कि मेरा मैंडेट थोड़ी है। ये जो इस वक्त एहतजाज करने वाले लोग हैं, ये इन्होंने मुझे मुंतखब थोड़ी किया है, मैं तो अपने बलबूते पर अपनी ताकत से या किसी और चोर रास्ते से आया हूँ। यही होता है जो इस वक्त कश्मीर में हो रहा है, और दिल खून के आंसू रो रहा है सूरत हाल देख के, कुर्रा है दिल। हो सकता है कि मुजाहिरीन के सारे मुतालबात ठीक ना हो, या हो सकता है कि मुजाहिरीन के मुतालबात को तस्लीम करना इस वक्त हुकूमत के बस में ना हो, लेकिन क्या पुरअमन मुजाहिरीन पर यह किया जाता है जो कुछ हो रहा है, और उसके बाद उसके नतीजे में अब शायद मुजाहिरीन भी पुरअमन नहीं रहे, क्योंकि गोलियां मारी गई हैं, स्ट्रेट फायर किए गए हैं, और उसके अलावा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मारपीट की गई है, पथराव किया गया है, लोग ज़ख्मी हुए हैं। ये होता है। अब आप देखिए कि इस वक्त अब ये जो मनाजिर हैं ये बहुत तकलीफ दे हैं कि जिसमें पुलिस पर फिर लोगों ने हमला कर दिया है जिसका कोई जवाब नहीं हो सकता, यानी अवाम का पुलिस पर हमला कर देना। लेकिन इन हालात को यहाँ तक कौन बेवकूफ़ शख्स या कौन जिसके लिए मैं कहता हूँ कि गैर दानिशमंदाना फ़ैसलों से कौन यहाँ तक हालात को लेकर आया है। ज़रा देखिए सूरत हाल यहाँ पर क्या डेवलप हो गई है। देखें ज़रा, ये देखें, इसमें पुलिस आगे भाग रही है और पुलिस वालों पर अवाम पथराव कर रहे हैं। अब आप देखें, इसमें ये आज़ाद कश्मीर का एक इलाका है जहाँ पर पुलिस एहलकार सारे अपने वो जो डिफेंस बोर्ड्स होते हैं, क्या शील्ड्स, जो डिफेंस शील्ड्स होती हैं, उसको लेकर जो है वो भाग रहे हैं, और पीछे पीछे पुलिस उन पर पथराव कर रहे हैं, और पथराव करते करते उनको जो है पीछे भगा दिया और पीछे हटा दिया गया। अब ये मनाजिर जो हैं वो इसको लोग मकबूजा कश्मीर से रिलेट कर करके बयान कर रहे हैं, तो बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि दायरा मकबूजा कश्मीर पर हम ये समझते हैं कि उस पर गासिबाना कब्ज़ा है, और वहाँ के विजुअल और यहाँ के विजुअल में बहुत फ़र्क होना चाहिए, लेकिन ये मकबूजा इलाका बना हुआ है। और आप देखें कि लोगों को इश्ताल कैसे आ गया, कैसे लोग मुश्तइल हुए कि ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है। इसके अलावा अगर आपको मैं एक और फुटेज दिखाऊं जिसमें आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह से जो है वो पुलिस ने तशद्दुद किया लोगों के ऊपर, और कैसे पुलिस जो है वो तशद्दुद करते हुए इन लोगों को, आप देखिए कि कुछ लोगों को गिरफ़्तार करके पुलिस ले जा रही है, आंसू गैस की शेलिंग हुई है, और एक बड़ा मजमा जो है वो पीछे मौजूद है। ये तो कुछ पुलिस एहलकार भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह के मनाज़िर जो हैं वो हमें कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। तो मैं जैसा कि कह रहा था कि ये बहुत तकलीफ़ दे बात है कि ये सिचुएशन हो गई है, और पुलिस और मुजाहिरीन गुत्थम गुत्था हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। और मैं फिर कहूँगा कि ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, ये इसको कोई सियासी जमात लीड नहीं कर रही है, बावजूद इसके कि इन लोगों ने पिछले इंतखाबात में जिस हुकूमत को, जिस जमात को वोट दिया था, ज़बरदस्ती उनसे इक़्तिदार लेकर, साजबाज करके, ऊपर नीचे चीज़ें करके उनसे इक़्तिदार लेकर किसी और को सौंप दिया गया, और अपोजिशन की सारी जमातों ने मिलकर हुकूमत बना ली। अब जब टुकड़ों में सारी जमातें मिलकर हुकूमत बनाएंगी तो ऑन कौन करेगा? कोई ऑन नहीं करेगा। जो वज़ीर-ए-आज़म बना है उसके पास अब 2 सीटें नहीं हैं, वो किसी और के मैंडेट से पे वोट लेकर वज़ीर-ए-आज़म बना हुआ है, और अब वज़ीर-ए-आज़म वो किसी और का बन गया। तो ये जब खेल खेला जाता है तो इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है जो कि हो रही है। अब ये देखें, ये बहुत तकलीफ दे मनाज़िर हैं कि यहाँ पर में जो विजुअल में दिखाई दे रहा है वो ये कि लोगों ने पुलिस एहलकार को मारा, तशद्दुद किया, और फिर उसको खाई में नीचे फेंक दिया। तो और नीचे बहुत सारे लोग जो हैं वो मजमा एक जमा है, पुलिस एहलकारों के साथ ये सलूक किया जा रहा है। अच्छा, फिर इसी तरह से अगर आप एक और विजुअल देखें तो इसमें पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए एक नौजवान ने छलांग लगा दी और दरिया में जा गिरा है। तो ये इसके बारे में पता तो चला है कि ये बच गया है, लेकिन बहरहाल आप देखें यकीनन चोट तो बहुत लगी होगी कि कैसे सीधा ये नौजवान जाकर दरियाए नीलम में जा गिरा। और इस तरह के मनाज़िर जो है वो हम देख रहे हैं, और कई ऐसे विजुअल्स हैं, जैसे एक डिप्टी कमिश्नर है या असिस्टेंट कमिश्नर, उनकी गाड़ी को आग लगाई हुई है। वो आग लगाने वाले मनाज़िर मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन यह है कि और फिर एक बच्चा रोता हुआ जा रहा है, उसको ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहे हैं। वो किसी 12-13 साल का बच्चा लग रहा है और 10-12 साल का बच्चा लग रहा है, और उसको शेल लगा है और वो ज़ख्मी है।
तो एक जंगज़दा इलाका दिखाई दे रहा है आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर की तरह एक जंगज़दा इलाका दिखाई दे रहा है। पर मुझे नहीं पता कौन फैसले कर रहा है, कैसे कर रहा है, ज़िद में कर रहा है या क्या कर रहा है, लेकिन बहरहाल इनकी एक लीडरशिप होगी, उनको बिठाइए, समझाइए, बताइए और कहिए कि इस मसले को हम दानिशमंदी के साथ बैठ के हल करते हैं। हर मसले का हल होता है, लेकिन आप लोगों को उठा उठा कर जब जेलों में डालेंगे और समझेंगे कि ये सारे भी इंसान पीटीआई के कारकुन ही होंगे या उनकी तरह हरकतें कर रहे हैं, आप आम लोगों को पीटीआई के कारकुनों की तरह ट्वीट करेंगे जैसे पिछले 1.5 साल में कारकुनों को पीटीआई के लोगों को ट्वीट किया गया 2 साल में, तो फिर हालात कशीदा होंगे। और हो सकता है कि हर कौम के डिफरेंट टॉलरेंस लेवल होता है, तो शायद इन्होंने रिटेलिएट करके पुलिस पर हमलावर हो गए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था, जो कि अफसोसनाक है। लेकिन बहरहाल इस सूरत हाल को कंट्रोल करना हुकूमत ही की जिम्मेदारी है, जो कि वो करती हुई नज़र नहीं आ रही। 2 चीज़ों पे मैं थोड़ी छोटी बात और करना चाहता हूँ। एक तो अली अमीन गंडापुर साहब और फैसल कुंडी साहब के दरमियान लफ्ज़ी जंग चल रही है, और एक वजह उसकी ये भी हो सकती है कि कुंडी साहब और अली अमीन गंडापुर ये दोनों एक ही हल्के से इलेक्शन लड़े हुए हैं। कुंडी साहब जीते हुए हैं, ज़ाहिर है उनको ये ज़ौम है कि मैं जीता हुआ हूँ, और अली अमीन गंडापुर साहब जीते हुए हैं और उनको इस ज़ौम है कि मैं जीता हुआ हूँ। कुंडी साहब हारे हुए हैं, लेकिन वो गवर्नर बन गए आगे सूबे के। तो जो लफ्ज़ी जंग चल रही है, जो बहुत सख्त अल्फाज आज अली अमीन गंडापुर ने इस्तेमाल किए हैं, ज़रा सुन लीजिए ये। आप परहेज करें, आपकी गाड़ी का तो तेल भी मेरे बजट से जाता है, आपकी गाड़ी का तेल तक नहीं होगा फिर। और एक गवर्नर हाउस भी जो है ना आपकी मलकियत नहीं है। ऐसा ना हो कि फिर मैं इसको डिक्लेयर कर दूं आवाम के लिए खोल कर कि ये जो है प्रॉपर्टी है हमारी, और यहाँ आवाम के लिए खोल के मैं इसको हेरिटेज करके पुरानी बिल्डिंग है जब घर बना के आपको 2 कमरों की रस्सी पड़ी है ना नीचे, उसमें शिफ्ट कर दूंगा। अपनी औकात में रहो, तुम गवर्नर हो, सियासत में तुम्हारा काम नहीं है ना। सियासी बयान दो नई सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को जो इलेक्टेड है, तुम्हारी तरह नॉन इलेक्टेड नहीं है, रोहित फार्म 47 वाला। इस तरह के बयान आना तो मैंडेट के साथ आया हुआ हूँ, इस दफ़ा माफ़ कर रहा हूँ, दोबारा माफ़ नहीं करूँगा। और दोबारा अगर बयान दिया तो जाके फिर मैं बताऊँगा कि इसको हटाओ यहाँ से। और अगर मैं खड़ा हो गया ना, तो जिस एक लेटर पे तुम नोटिफाई हुए ना, उसी पे डिनोटिफाई भी हो जाओगे। ये तुम्हारी हैसियत है, एक लेटर, मैंडेट नहीं है तुम्हारे पास। तो तमीज़ में रहो, तमीज़ के दायरे में रहो, बिलो द बेल्ट, अपनी औकात से बार मत जाओ। अली अमीन गंडापुर ने एक तो ताना ये दिया है कि मैं जीता हुआ हूँ और तुम हारे हुए हो, और एक लेटर के ऊपर तुम गवर्नर बन के आ गए, और दूसरा उन्होंने उनको कहा कि ख़बरदार आइंदा दोबारा सख्त ज़बान इस्तेमाल की मेरे ख़िलाफ़, और उन्होंने धमकी भी दी कि मैं इसको फिर एक कल्चरल हेरिटेज या यूनिवर्सिटी बना दूंगा और 2 कमरों की एनेक्सी पे तुम गवर्नर हाउस में जाके बैठोगे। तो ये, और फिर उन्होंने कहा कि जी तेल भी तुम्हारा मैं अप्रूव करता हूँ, जो गाड़ियों में जो चलती हैं गाड़ियाँ। बहरहाल सख्त ज़बान दोनों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अब एक कशीदगी का माहौल हमें दिखाई दे रहा है। ये कशीदगी कब तक चलेगी, कैसे चलेगी और क्या होगा? मेरा ख़्याल है अली अमीन गंडापुर साहब और फैसल कुंडी साहब को ये भूल करके वो एक ही हल्के से सियासत करते हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ते हैं। मेरा ख़्याल है कि दोनों को अपने अपने रोल में रहकर काम करना चाहिए, और फैसल करीम कुंडी साहब को भी और अली अमीन गंडापुर को भी अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। बहुत मसाइल हैं मुल्क के, अगर आपने हुकूमत करनी है, जैसा कि आप दोनों अपने अपने रोल में आ गए हैं, या तो ना करनी हो हुकूमत छोड़ के चले जाएँ और कोई और काम करें, यानी अपोजिशन करें या कुछ और करें। लेकिन जब आपने हुकूमत करनी है तो फिर उसको, मेरा ख़्याल है कि कोई ऐसी हिकमत अमली बना लेनी चाहिए कि जिससे सूबे के मसाइल को हल करने के लिए कम से कम इतना रिलेशनशिप दोनों का ज़रूर होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का, कि एक वर्किंग रिलेशनशिप रहे। क्योंकि अगर वर्किंग रिलेशनशिप, कई ऐसे मौके होंगे जहाँ पर दोनों को इकट्ठे होना होगा। अगर वर्किंग रिलेशनशिप नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली लोग सफ़र करते हैं। तो ये मेरी राय ये है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय ये है कि कम से कम एक, आप ठीक है आप सियासी हरीफ हैं, लेकिन एक वर्किंग रिलेशनशिप आपका ज़रूर रहना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि सदर किसी और पार्टी का होता है, और आरिफ अलवी साहब सदर थे लेकिन वो नून लीग के लोगों से हल्फ लेते रहे, उन्होंने हल्फ लिए हैं। तो कम से कम जो है वो इस तरह के मौके पर आप एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने के जो है वो मिलाना आपके लिए मुश्किल ना हो। और आखिरी बात यह कि आरिफ अलवी साहब मुतहरिक हो गए। आरिफ अलवी साहब को के बारे में ख़बर यही है कि उनको अब चेयरमैन बनाया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा फ़ैसला होगा पीटीआई का, क्योंकि इस तरह के मैच्योर और तजर्बाकार और ऐसा शख्स की ज़रूरत है जिसकी तमाम पूरी पार्टी इज़्ज़त करे, जिसको ये ना समझे कि तो डिज़र्व ही नहीं करता था उसको बना दिया। जैसे बैरिस्टर गौहर के बारे में पार्टी के अंदर बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये तो डिज़र्व ही नहीं करते थे, तो ये कैसे बना दिए गए, चेयरमैन बना दिया। अगर ये चेयरमैन हो सकते थे तो चेयरमैन तो फिर मैं भी हो सकता था। कई लोगों के जहन में ये बात भी आई। और फिर वैसे भी बैरिस्टर गौहर का ना वो तजर्बा है, ना वो पार्टी के ऊपर कंट्रोल है, ना वो कमांड है, ना उनकी वो अथॉरिटी है, जिसके नतीजे में पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा इशू हुए हैं।
पार्टी के पास इस तरह के सीनियर लोग मौजूद हैं, आरिफ अलवी जैसे। शाह महमूद कुरैशी हो सकते थे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो चूँकि जेल में, आरिफ अलवी जैसे सीनियर लोग मौजूद हैं। फिर फवाद चौधरी अगर वापस आ जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के लोगों को पार्टी को लीड करना चाहिए, ताकि ये जो छोटे छोटे मसाइल में उलझ कर पार्टी का वक्त भी और एनर्जी भी ज़ाया हुई है वो ना हो। अब आप देखिए ना, शेर अफजल मरवत के मामले को कितना हैंडल किया गया, और उसमें सारा कसूर शेर अफजल का नहीं है। शेर अफजल की अपनी गलतियाँ भी हैं, मानता हूँ, लेकिन पार्टी की लीडरशिप का भी कसूर है। कोई जेलसी फैक्टर भी था, बहुत कुछ हुआ, जिसके नतीजे में क्या हुआ, पार्टी ने अशोक को नोटिस जारी कर दिया है, एक्सप्लेनेशन मांग ली है। शेर अफजल मरवत ज़ाहिर है परेशान है, उनको ख्याल आ रहा होगा कि उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी कैंपेन की, बड़ा भाग दौड़ की, गिरफ्तार भी हुए, गिरफ्तारियों से बचे भी, और पार्टी के लिए सर्विस भी दी, लेकिन उसके बाद आज उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। उनके जहन में भी आ रहा होगा। तो ये सब नहीं होना था अगर पार्टी की कोई वाइज लीडरशिप जेल से बाहर मौजूद होती और मामला को चला रही होती। आज आरिफ अलवी साहब जो हैं वो सियालकोट गए हैं, रेहाना डार साहबा ने उनको इस्तकबाल किया है और उनको वेलकम किया, तो एक मुतहरिक हो गए हैं आरिफ अलवी साहब, मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है, और ऐसे में इस वक्त पार्टी को जोड़ने की ज़रूरत है, हर एक को उसके अपने रोल में लाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात को समझना होगा, और ऐसा कोई सीनियर आदमी कर सकता है जिसकी क्रॉस द बोर्ड सारे इज़्ज़त करते हों। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।